नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। चलिए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। बात करेंगे केदारनाथ हेली की, जहां पर केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। ये अहम जानकारी फिलहाल आ रही है। नए सिरे से होंगे हेली सेवा के टेंडर, तो ये जानकारी मिल रही है। नए सिरे से टेंडर होने की बात सामने आई है। 2023 में हेली कंपनियों से किया गया था करार और यात्रा शुरू पहले होंगे समाप्त। तो ये अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है, जहां पर यात्रियों की संख्या हो सकती है सीमित। यूकाडा करेगा सख्त निगरानी, यात्रियों की संख्या हो सकती है सीमित। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है यात्रियों और श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई। सुरक्षा कारणों से प्रतिदिन उड़ानों, यात्रियों पर जो नियंत्रण है वो संभव हो जाएगा। और इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने हेली का सफर किया है। और देखिए आंकड़ा भी सामने आ गया है। लगभग 1.40 लाख जो यात्री हैं उन्होंने सेवाओं का इस्तेमाल किया है केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो सुरक्षा कारणों से प्रतिदिन जो उड़ानें हैं, जो यात्रियों का आना है, अब उसको नियंत्रित करने की बात चल रही है, क्योंकि केदारनाथ पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने हेली सेवाओं का इस्तेमाल किया है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है केदारनाथ से जुड़ी हुई, जहां पर अब टेंडर जो हैं वो नए सिरे से शुरू किए जाएंगे। 2023 में हेली कंपनियों से करार किया गया था और उसकी जो निगरानी है वो यूकाडा करता है। तो यात्रियों की जो संख्या है वो सीमित करने पर अभी फैसला हो सकता है, क्योंकि जो उड़ानें हैं, अभी मौसम जो है सर्द है, धुंध भी हो सकती है। और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कई जगहों पर बरसात भी देखी गई। तो उस कारण से भी इस सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है। तो नए सिरे से टेंडर होने की बात फिलहाल सामने आ रही है। और जो यात्री हैं, लगभग 1.5 लाख यात्रियों ने जो है वो यहाँ पर सफ़र किया। और उसकी जैसा कि आपको जानकारी है कि यूकाडा जो है इसकी सख्त निगरानी करता है। कहाँ से टेक ऑफ होंगे, कहाँ लैंड होंगे और कितने यात्री जाएंगे, कितने लोग सवार होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो हेली सेवाओं को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश सामने आ रहे हैं, ये हमने आपको इस बड़ी खबर में बताया। सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से देखा गया कि 1.5 लाख के आसपास यात्री जो हैं हेली सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, तो इसको सीमित करने का फैसला आखिर क्यों लिया जा रहा है? हाँ, देखिए सचिन, जिस तरह से किराए बढ़ोतरी को लेकर के ये मामला सामने आ रहा है कि हेली सेवाओं का अब किराया बढ़ोतरी के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। और इसके अगर मुख्यतः कारण के अगर हम पीछे जाएं तो क्योंकि 2023 में जो करार किया गया था उसके बाद अब नए तरीके से जो है टेंडर की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाई है। यूकाडा जो है इसकी पूरी निगरानी करता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस यात्रा के दौरान जो है करीब 5 ऐसे हेली हादसे हुए हैं जिनमें करीब 7 लोगों की मौत भी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इससे पूरी घटना के बाद जो है तरह तरह के सवाल उठे। हालांकि दूसरे चरण की यात्रा के दौरान जब हेली सेवाओं ने जो है उड़ानें भरी, उस दौरान सीमित संख्या जो है वो की गई, नियंत्रण जो है कहीं ना कहीं यूकाडा ने किया। और उसके बाद जो है अब जिस तरह से नए सिरे से जो है टेंडर प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा तो उसमें जो है सीधे सख्त निर्देश दिए जाएंगे। उससे कहीं ना कहीं जो असर है वो सीधे तौर पर किराए पर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो है यात्री कम होंगे तो निश्चित तौर पर जो है उड़ानें भी कम हो जाएंगी। उड़ानें कम होंगी तो निश्चित तौर पर नियंत्रण भी होगा। नियंत्रण से कहीं ना कहीं हेली की जो दुर्घटनाएं हैं उन पर कमी आ सकती है, क्योंकि अनुमान देखा गया है कि केदारनाथ से आने और जाने के लिए जो यात्री हेली सेवा का प्रयोग करते हैं तो उस दौरान जो है जो यात्रियों के उड़ाने के लिए उड़ान थी वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक हो रही थी। और उसके बाद रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, ना तकनीकी चीज़ें देखी जा रही थी कि हेलीकॉप्टर में क्या उड़ान के बाद कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो इस वजह से लगातार जो उड़ानें हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो कहीं ऐसी तकनीकी सामने आई जिसके बाद सवाल उठने शुरू हुए। और अब इसके लेकर के यूकाडा ने साफ तौर पर जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह अब उड़ानें कम कराएगा, तो जिसमें यात्री भी नियंत्रण में रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जिस तरह से देखा जाए कि 7 सीटर है तो उसमें 7 के बजाय जो है इसमें वजन के तौर पर जो है 5 या 6 को बिठाया जाएगा। तो जी। उससे जो है किराए पर जो है असर पड़ेगा। तो निश्चित तो तौर पर किराया योगेश का ये बढ़ने के मान संकेत लिया जो है। जाए कि जिन लोगों को दर्शन करने थे अब उनको अधिक किराया तो देना ही पड़ेगा, और जो एक सिस्टम है उससे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यात्रियों की संख्या कहीं ना कहीं सीमित की जा रही है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। तो अब जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जिनको दर्शन करना है, तो जाहिर सी बात है अब उनको अधिक पेमेंट भी देनी होगी और लाइन का इंतजार करना पड़ेगा अपनी।
हाँ, देखिए बिल्कुल सचिन, ये बिल्कुल होना लाज़मी है, क्योंकि इस बार जो है देखा गया कि घटनाएँ हुई हैं और घटनाओं से सबक लेकर यूकाड़ा इस बार चाहता है कि जब यात्रा प्रारंभ होगी तो उस दौरान जो है, जब हेली सेवाएँ प्रारंभ हो तो उस दौरान जो है भले ही किराया बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित यात्रा हो सके वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखा गया इस बार जो है 1.5 लाख के करीब जो है यात्रियों ने उड़ान का सहारा लेकर यात्रा की है। लेकिन अगर उधर घटनाओं की बात करें तो वह भी घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे जो है फ़र्क भी है उस दौरान देखने को मिला था। काफ़ी लोगों के अंदर भय था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी जो है वो प्रशासन की रहती है, यूकाड़ा की रहती है, सरकार की रहती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदारी है उनको वहन करते हुए ये देखना बहुत लाज़मी हो जाता है कि आखिरकार जो एक हेलीकॉप्टर है वो दिन भर कितनी उड़ानें भर रहा है, क्या उतनी उड़ानें भरना ठीक है? क्या उसके वो तकनीकी जो चीज़ें उसमें रहती हैं वो देख-रेख हो रही है या जी। नहीं हो रही है? यात्रियों का कितना सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है? ये तो बेहद ज़रूरी होता है। यही कारण है कि अब इस पर पूरी तरह से यूकाड़ा जो है नियंत्रण करने जा रहा है। ठीक जी। है योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरीके से अब हेली सेवाओं को लेकर यूकाड़ा जो है नियंत्रण कर रहा है, तो उस पर कई अहम बातें निकलकर समय समय पर सामने आएंगी। वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। शनिवार देर शाम सीएम धामी ने शासकीय आवास पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक की, जिससे संबंधित अधिकारियों के साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्काइंग और हिमालयन कार रैली को शुरू करने के साथ ही आगामी 20 दिसंबर तक केएमवीएन और जीएमवीएन की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके अलावा सीएम ने होटल व्यवसायियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख पर्यटक स्थलों से जुड़ी सड़क, होटल और बुनियादी सुविधाएं पूर्ण रूप से सुदृढ़ रखें। साथ ही शीतकालीन यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने और वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत प्रत्येक जिले में महोत्सव करने के निर्देश दिए। वहीं बागेश्वर में सरयू कॉरिडोर और सरयू उद्गम स्थल के धार्मिक आध्यात्मिक विकास, ट्राउट, मछली, कीवी और लाल चावल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आयोजन को लेकर भी सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर भी खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सर्दियों का जो सीजन होता है, इसमें पर्यटन को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ावा भी मिलता है और अक्सर लोग जो हैं तो शीतकालीन या ग्रीष्म में काफी ज्यादा आते हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए। तो उनके लिए किस तरीके की तैयारियां सरकार कर रही है? हाँ, देखिए जो है शासकीय आवास पर बैठक की और बैठक में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में भी जो है इसमें बैठक में विचार किया गया। और अगर देखा जाए तो संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सभी जिलाधिकारी जो है इसमें जुड़े और कहीं ना कहीं बैठक में सीएम ने स्नो लेपर्ड साइटिंग की बात की जाए तो उस पर भी बात की। और उसके साथ साथ हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली को शुरू करने के साथ ही आगामी 20 दिसंबर से केएमवीएन के सभी व्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि शीतकालीन में देखा जाए तो अक्सर कर यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर जो है पर्यटन जो है रुक करते हैं और निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड की खूबसूरती और यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए नए साल पर क्रिसमस के दौरान जो है बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो उसका भी जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना, इसके अलावा जो शीतकालीन यात्रा होती है उस पर वो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक करने के साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत भी जो महोत्सव आयोजित हो रहे हैं उन पर भी बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि आने वाले पर्यटक भी इसमें शामिल हों, देखें यहाँ के विचारों को, देखें यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखें। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी जो है प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया और साफ तौर पर ये कहा गया है कि इसमें जो है प्रचार प्रसार जो है वो जितना अधिक हो सकता है वो किया जाए, ताकि जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से पर्यटकों को और जानकारी हो और वो भी शीतकालीन यात्रा और शीतकालीन पर्यटन के दौरान जो है अच्छे खासे तौर पर यहाँ भीड़ हो सके। जी, चलिए योगेश, आपका धन्यवाद फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो अब इस शीतकालीन सत्र में जो बाहर से लोग आएंगे टूरिस्ट, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रही है। बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। बता दें कि इस प्रकरण में 10 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद न्यायालय की ओर से 16 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख बदलकर 3 फरवरी तय कर दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में देखा जा सकता है।
रेलवे ने इस मामले में अब अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अपना स्वामित्व दावा प्रस्तुत किया है। रेलवे के मुताबिक इस भूमि पर लगभग 3,365 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जहां करीब 40,000 की आबादी निवास कर रही है। ये मामला हजारों परिवारों से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील बना हुआ है। उधर हरिद्वार में हर की पौड़ी, माया देवी और मनसा देवी मंदिर से महज आधा किलोमीटर दूर बनी एक दरगाह पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व की करीब 5 बीघा संरक्षित वन भूमि पर बनी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह को अवैध मानते हुए मौके पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वन विभाग ने 15 दिनों के अंदर भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तय समय में दस्तावेज न मिलने पर पूरी संरचना को अवैध घोषित कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं दरगाह से जुड़े अनुयायियों का कहना है कि इससे पहले 18 मई 2023 को भी मामला अदालत में गया था, जहां उनके वकील के जरिए जवाब दाखिल किया जा चुका है। उनका दावा है कि बाबा जी करीब 60 सालों से यहां सेवा करते आ रहे हैं और ये स्थल पुरानी आस्था से जुड़ा है। अनुयायियों का कहना है कि वे वन विभाग के सामने सभी दस्तावेज पेश कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। मैं दरगाह का फॉलोअर्स हूँ, जैसे अनुयायी होता है, आने वाले जैसे श्रद्धालु होते हैं, मैं उस टाइप से हूँ। तो अभी जो राजाजी नेशनल पार्क की तरफ से यहाँ पर जो नोटिस लगाया गया है, तो कितना समय मिला है और क्या कुछ मामला है? ये 11 तारीख में नोटिस लगाया गया था शाम को 4 बजे के आसपास, ठीक है, और 15 दिन का इसमें टाइम मिला है और उसका हमने राजाजी नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व ने लगाया है, तो उनको हमने अपना जवाब यानी कि नोटिस का जवाब देना है 15 दिन के अंदर अंदर। इससे पहले भी ये मामला हुआ था जब लगाया था? जी, इससे पहले भी ये मामला हुआ था। 18/5/23 में ये मामला हुआ था। 18/5/23 में हमने भी पहले भी कोर्ट के उसमें अपने वकील से जवाब दिलवा दिया था। तो जब ये आपने पहले भी जवाब दे दिया था, उसके बाद अभी दोबारा लगाया है, तो इसमें वैधता का प्रमाण कहाँ है? तो ये तो जंगलात वाला ही बताएंगे वैधता का प्रमाण। वैधता तो हमारे से प्रस्तुत करने के लिए कह रहे, हमने पहले भी किया और इस बार भी करेंगे हम। वो कह रहे अवैध, हम कह रहे वैध, तो हम अपने कागज प्रस्तुत करेंगे उनके सामने। इस समय मैं हरिद्वार में मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपको बता दूं कि बीते 11 तारीख को एक मजार को नोटिस दिया गया था वन विभाग द्वारा। कहीं ना कहीं उस मजार के संस्थापक और मजार के जो है देख रेख मौलवी साहब हमारे साथ हैं और कुछ लोग हैं, यात्री हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ आस्था रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा जो है मामला क्या है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल जी, आप बताएं कि क्या है यहाँ पे मामला, लगभग कितनी पुरानी मजार है और क्या है? ये दरगाह राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही है, काफ़ी पुरानी दरगाह है ये, और इसके वैध दस्तावेज हैं। और इसमें प्रशासन ने पहले भी 18/5/23 में नोटिस लगाया था और इस बार भी ठीक 2.5 साल बाद फिर प्रशासन ने जंगलात वालों ने नोटिस लगाया है और इस बार 11 दिसंबर को नोटिस लगाया है इन्होंने और 15 दिन का टाइम दिया गया है इसमें। तो यदि मैं नोटिस की बात करूं, 15 दिन का आप कह रहे हैं कि टाइम दिया गया है, तो क्या है इतिहास? यदि इस मजार के इतिहास की मैं बात करूं, पुरानी मान्यताओं में कहाँ क्या है? ये पुरानी मान्यताओं में भाट लोग इसका कभी सर्वे करके गए थे। ये पौराणिक मजार है, पौराणिक जिसको बोला जाता ना हिंदू समुदाय में प्राचीन पौराणिक, इसी तरीके से ये एक सर्वधर्म के लिए पौराणिक मजार है। सभी धर्म के लोग आते हैं और ये सभी के लिए पौराणिक मजार है। तो क्या विशेषता है इस मजार की, यदि मैं विशेषता की बात करूं? आपकी बात रोक के बात कह रहा हूँ। यहाँ पर जो भंडारा होता है, लंगर होता है, सर्वधर्म एकता के साथ होता है और शुद्ध वैष्णव भंडारा होता है और साधु संत भी आते हैं, पीर फकीर भी आते हैं। यहाँ दोहराई नहीं है किसी के साथ, ये यहाँ का इतिहास है। आप यहाँ के जो है देख रेख करने वाली मौलवी साहब हैं यहाँ पर? हम यहाँ के खादिम हैं, गद्दी नशीन हैं। मौलवी साहब, यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में मजार मौजूद है
और आपने कहा सर्व धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, हैं साधु संत भी आते साधु हैं। संत भी आते हैं। तो मैं ये मज़ार के बारे में कुछ और भी जानना चाहता हूँ, कितनी पुरानी है? कुछ सुनने में ये भी आया है कि लगभग 250 वर्ष पुरानी ये मज़ार ये है। बादशाही वक्तों की दरगाह है, बादशाही वक्तों की, यानी ब्रिटिश से पहली राजा महाराजाओं का दौर था। और यहाँ पे मैं एक बात और जानना चाहूँगा। नैनीताल में आपने बताया कि हाई कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, नहीं, क्या? हाई कोर्ट में नहीं, माननीय जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है मामला। हाई कोर्ट में नहीं, माननीय न्यायालय में, सत्र न्यायालय में, जिला न्यायालय में विचाराधीन है। तो देखिए, जिला न्यायालय में विचाराधीन मामला है। हम आपको उस नोटिस की तरफ भी लेके चलेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि नोटिस की तरफ जो है रुख दिखाएं कि ये नोटिस यहाँ पे जो है वन विभाग द्वारा चस्पा कर दिया गया है और सभी दस्तावेज जो है नोटिस चस्पा किए हुए 15 दिन के भीतर अपना लिखित प्रमाण दें और जो है क्षेत्रीय अधिकारी रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। 15 दिन का समय दिया गया है और 11/12/2025 को ये जो है नोटिस चस्पा किया गया है। लोग यहाँ पे आस्था का केंद्र है। मैं आपको दिखा दूं कि आस्था का यहाँ पे केंद्र है और लोग जो हैं अंदर जो है मज़ार में जो है दर्शन कर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इस मज़ार के पेपर जो हैं कब तक वन विभाग जो है इस पे कार्रवाई करेगा और कब तक जो है कागज़ दिखाए जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ देवम मेहता, HNN न्यूज़, हरिद्वार। उधर मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 विजन को साकार करने की दिशा में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी दून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना कालसी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 90 लाख रुपए की 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से स्मैक की तस्करी कर लाए थे और इसे पहाड़ी जिलों में स्थानीय नशा तस्करों को सप्लाई करने के फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक कोटी रोड कालसी पर चेकिंग के दौरान दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। शक के आधार पर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। जैसा कि आप विदित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के संकल्प ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कई समय से नशे के विरुद्ध कड़ी और सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये कालसी पुलिस जब कोटी रोड पर चेकिंग कर रही थी तो उसके द्वारा 2 युवक, जो कि एक का नाम मोनू और संदीप, जो कि रसूलाबाद कानपुर देहात का रहने वाला है, और दूसरा है हिमांशु, वो भी कानपुर देहात का रहने वाला है। इनसे दौरान चेकिंग 160 ग्राम और 140 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपया है। इस गिरफ्तारी में मुख्य रूप से जो हमारी भूमिका रही है उनमें SI नीरज कठैत है, वहाँ के हेड कांस्टेबल गोपाल ज्ञानसु, निकुल कांस्टेबल निकुल और आदि हैं। इनके द्वारा इसको आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, दोनों अभियुक्तों को, जिनके उनका रिमांड स्वीकृत कर सुद्धोवाला जेल में भेज दिया गया। उधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 31 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आशीष नेथानी, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अध्यक्षता में वादों की सुनवाई की गई, जिसमें कुल 331 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत सुनवाई के लिए पंजीकृत किए गए थे। इनमें से न्यायमूर्ति आशीष नेथानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने वादों का निस्तारण किया। वहीं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालतों में छोटे मुकदमों में लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं में अदालतों, वादकारियों का समय और पैसों की बचत के साथ ही आपसी सहमति से वादों का निस्तारण किया जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का तात्पर्य ये है कि आज लोगों के लिए अदालत है, मीन्स उनके फ़ायदे की चीज़ है। जैसे इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि खूबी लोक अदालत की सबसे बड़ी ये है कि लोक अदालत का जो भी आदेश होता है वो फाइनल होता है, उसकी कोई अपील रिवीजन नहीं हो सकता। तो मीन्स किसी भी पार्टी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आगे इसमें क्या होगा। इससे समय बचता है, खर्चा बचता है। दूसरी चीज़, अगर किसी ने फ़ीस लगा के इतने बड़े बड़े मैटर जो न्यायालय में देते हैं तो वो फ़ीस भी आज की डेट में वापस हो जाती है। तो सबसे मेन चीज़ ये हो गई। और इसके अलावा आपके जो भी खास हम सबको समझने की चीज़ है, और आगे भी अपील करूँगी मैं जनता से कि राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे इंडिया में आगे भी लगेंगी, उसमें आप लोग आइए और योगदान दीजिए। और जो भी ऐसे मामले जो राजीनामे के आधार पे हो सकते हैं उनको आप बिल्कुल उसमें आके अपना राजीनामा पक्षों के बीच में करा के और एक ही दिन में उसका निस्तारण करा। खटीमा में व्यापारी तुषार की हत्या के आरोपी का उधम सिंह नगर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। बता दें कि हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उधर जसपुर भूतपुरी रोड पर स्थित एक जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मामले में नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है वो सरकारी भूमि है। आरोप है कि शुक्रवार को जमीन पर जबरन कब्जा कर बुनियाद खोदी जा रही थी, जिसे नगरपालिका ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। 33 नंबर, 33 नंबर, जिसमें नगरपालिका का नंबर भी है और एक किसान का नंबर भी। एक कोई आदमी अपने को भूमाफिया कह लो या अपने को क्या कहता मुझे नहीं पता, उसने एक रजिस्ट्री करा ली उससे, जबकि राजस्व परिषद, हाई कोर्ट और ये निर्णय हो चुके हैं, एसडीएम महोदय का निर्णय हो चुका है कि जहाँ जगह चिन्हित वो बुनियाद होगा। प्रशासन नगरपालिका ने आके वहाँ रुकवा दिया, रोक दिया, और रात को आके चैलेंज करता है और आगे दोबारा से कब्जा करता है। ऊपर से यहाँ फायरिंग करता है कि हमारे सभासद हैं कहाँ गए, बाढ़ आट के बेचारे वो इधर से निकल रहे हैं, तो उन्होंने क्या वो पूछने लगे तो उनके वो देख के फायर मारते हैं कि किसी के माँ ने दूध पिलाया तो यहाँ रुकवा लो। क्या सरकारी संपत्ति किसी की वक़्फ होती है, चाहे वो कोई हो? तो मैं प्रशासन से, और जब मैं कहता हूँ भाई यहाँ ऐसी घटना घटी, तो वो कहते हैं कि फुटेज दो, तब मुझे गुस्सा आया। क्या विधायक कोतवाल को फुटेज देगा? और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एचएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।